नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई है उससे चारों तरफ हाहाकार मचा है। अभी दूसरी लहर का पीक आना बाकी है और इस बीच बुरी खबर यह है कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका जता दी है। जुलाई अगस्त में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। तो क्या तीसरी लहर इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है? सवाल यह है कि तीसरी लहर से हम कैसे निपटेंगे? क्या इतने कम वक्त में हमारा हेल्थ सिस्टम इतना मजबूत हो पाएगा? इन सारे सवालों का जवाब लेंगे देश के जाने माने हेल्थ एक्सपर्ट से, लेकिन पहले देखिए एक रिपोर्ट। हर तरफ हाहाकार मचा है। आजादी के बाद पहली बार देश पर इतनी बड़ी आफत आई है। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। सांस के एक एक कतरे के लिए मरीज और उनके परिजन जूझ रहे हैं। रोज 3000 से ज्यादा मौतें हो रही हैं। शमशान और कब्रिस्तान तक में वेटिंग है। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बरपा रखा है और बुरी खबर यह है कि इस महामारी से जल्द छुटकारा नहीं मिलने वाला, क्योंकि देश पर कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने विशेषज्ञों के हवाले से कहा कि जुलाई अगस्त में महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। 2 करोड़ टीकाकरण हर महीने में होना जरूरी है। महाराष्ट्र में टीकाकरण करने के लिए करीबन 13,000 सिर्फ पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में संस्था उपलब्ध है और इसीलिए बड़े पैमाने पे हम वैक्सीनेशन कर सकते हैं। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास कोल्ड चेन है, हमारे पास AEFI की सिस्टम्स उपलब्ध है, जगह उपलब्ध है और डॉक्टर्स भी उपलब्ध है। सवाल सिर्फ है कि हमें जितना क्वांटम में वैक्सीन चाहिए वो हमें नहीं मिल रहा है और इसलिए इंपोर्ट भी वैक्सीन करना पड़ता है। तो हम करने का निर्णय मंत्रिमंडल ने लिया है। कोरोना की दूसरी लहर ने भी सबसे पहले महाराष्ट्र में तबाही मचानी शुरू की थी। महाराष्ट्र से शुरू हुई दूसरी लहर दिल्ली, यूपी समेत देश के दूसरे हिस्सों में फैलती चली गई। कोरोना की दूसरी लहर का सामना करते हुए देश का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया। इलाज के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली लहर के मुकाबले दूसरी लहर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुई है। तो क्या तीसरी लहर इससे भी ज्यादा प्रलय मचाने वाली होगी? इस वक्त अस्पतालों में जगह नहीं है। ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं। वैक्सीन की भारी कमी है। मौजूदा हालात को देखते हुए डर इस बात का है कि तीसरी लहर से देश कैसे निपटेगा। टीम न्यूज नेशन। अभी दूसरी लहर इतनी बेरहम है कि न जाने कितने लोगों को मौत की नींद सुला चुका है। अब सवाल यह है कि जो तीसरी लहर आएगी इसका प्रकोप कैसा होगा? तीसरी लहर से बचने के लिए हमारे पास क्या इंतजाम होंगे और तीसरी लहर कब तक आएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर M वली सीनियर फिजिशियन हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही थोड़ी देर में डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, अभी तो ये जो दूसरी लहर है इतनी बेरहम है जिसका किसी ने सपने में भी सोचा नहीं था कि ये लहर इतनी बेरहम हो जाएगी। न जाने किस किस की जिंदगी खत्म कर दे रही है। सारे सिस्टम फेल नजर आ रहे हैं और तीसरी लहर की बात होते ही सुनते ही ऐसा लगता है कि पसीना छूट जाता है। ठीक कह रहे हैं विद्यानाथ जी आप। ये वायरस है ही बहुत ज़्यादा घातक और बहुत ज़्यादा शातिर भी है देखा जाए। और अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट करके भी देखें तो जब भी महामारियां इस तरह की इतने व्यापक तौर पर आती हैं तो वो कई वेव्स में आती है। पहले भी हमने देखा है कि स्पेनिश फ्लू जो है वो 4 वेव्स में आया था। तो ये होता ही है महामारियों के साथ, क्योंकि जो वायरस होता है वो अपनी संरचना को बदल लेता है, वो अपने आप को और काबिल बना लेता है ताकि वो तेजी से मनुष्यों में फैल सके और ज़्यादा जो है फैले लोगों में। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि पहली लहर आई, उसके बाद वायरस ने अपनी संरचना को बदला, म्यूटेट हो गया। अब आप देख रहे हैं कितने तरह तरह के और स्ट्रेन्स आ चुके हैं इस वायरस के और अब वायरस और ज्यादा जो है तेजी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। और इसीलिए पहले भी महामारियों में देखा गया है कि जो सेकेंड वेव होती है वो ज्यादातर ज्यादा घातक होती है, ज्यादा बड़ी होती है। एक वायरस अपने आप को म्यूटेट कर लेता है और ज्यादा काबिल बना लेता है। दूसरा, लोग जो है पहली वेव के बाद थक गए होते हैं। लोग आपने देखा भी है
है कि भारत की भी अगर बात करें और पूरे विश्व की अगर बात करें तो मास्क लगाना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, लोग उकता जाते हैं। लोगों को लगता है कि आखिर कब तक हम ये सब करेंगे, और इस वजह से आपने देखा लापरवाहियां शुरू होती हैं और स्ट्रेन जो है, वायरस जो है वो और ज्यादा अटैक करने लगता है और ज्यादा फैलने लगता है। इसीलिए ठीक। सेकेंड वेव जो है वो ज्यादातर अभी तक बड़ी देखी गई। अब ठीक। थर्ड वेव आने की संभावना भी है क्योंकि वायरस म्यूटेट कर रहा है, और ऐसी स्थिति में हमें अब वैक्सीनेशन की ड्राइव को अपने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, क्योंकि वही एक चीज है जो हमारी थर्ड वेव की जो सिवियरिटी होगी उसको जी। कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। तो इसलिए बहुत जरूरत है अब कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें, ताकि अगर महामारी आती भी है तो वो सिवियर ना हो, क्योंकि इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, लोग की डेथ हो रही है, वो नहीं हो, वो रोकना हमारे लिए जरूरी है कि डेथ रेट कंट्रोल करना है हमको। ठीक है डॉक्टर स्वाति। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशल कांत मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास मैं आऊं उससे पहले डॉक्टर एम वली जी के पास चलता हूं। डॉक्टर एम वली, क्या तीसरी लहर आने वाली है? क्या कोरोना का तीसरा वेव आएगा, और आएगा तो ये कितना खतरनाक होगा? जी, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों को अवगत करा रहे हैं आने वाले खतरे से। और अभी हमको बहुत ज़रूरी है दूसरी वेव से एफिशिएंटली निपटना। जैसे स्वाति जी ने बताया, ये एक महामारी का भी शक्ल है और एक वायरस की पेंडेमिक है, और ये बहुत दिन तक हमारे साथ रहेगा, ये तो बात तय है। और इससे हमको बचना है मास्क लगा के, ये भी बात तय है। तीसरा जो है वैक्सीनेशन हमको लेना है, ये बहुत ज़रूरी है। और वैक्सीनेशन इसलिए लेना है क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद अगर दोबारा कोरोना का अटैक होगा, थर्ड वेव में भी होगा या इस वेव में भी बाद में होगा, जैसे कुछ लोगों को हो रहा है, तो वो अटैक इसका हल्का होगा और हॉस्पिटलाइजेशन कम होगा, डेथ्स कम होंगी। तो इसलिए वैक्सीन लेना है। और अब हम आने वाले दिनों के लिए एक ऐसी वैक्सीन की तलाश में लग गए हैं। पूरे वर्ल्ड में इस बात की कोशिश हो रही है G7 कंट्रीज के थ्रू और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के थ्रू, कि अब हम एक सुपर वैक्सीन बनाएं जो कोरोना के सारे म्यूटेंट्स पे काबिज हो, जो सब पे एक साथ उनसे रोकथाम दे, और कोरोना के जितने भी रूप वो बदले उसके लिए वो सुपर वैक्सीन वाइड कवरेज दे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज दे। इसलिए इसको हमने ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन का नाम देंगे और सुपर वैक्सीन कहेंगे। अभी उसका नाम नहीं रखा गया, लेकिन इस दिशा में रिसर्च शुरू हो गई है। और शायद आपके चैनल पे मैं ये बता रहा हूँ दूसरी बार कि ये सुपर वैक्सीन के लिए इस पूरी दुनिया में अब रिसर्च शुरू हो गई है, और ये सस्ता भी होगा। और इसका प्रिंसिपल जो है वो कोलरा वैक्सीन की तरह होगा, और ये इस पे ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं। बैक्टीरिया को हम इस तरह से इम्यून बनाएंगे कि वो शरीर में जाके एंटीबॉडी बनाए, और कोरोना वायरस जो कई तरह के होते हैं, एनिमल कोरोना वायरस भी होते हैं, तो उनके लिए हमारे पास वैक्सीन था। अब ह्यूमंस के लिए हम वैक्सीन के लिए रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है सर। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर कौशल कांत, एक तो ये बात हुई कि हम वैक्सीन को लेकर तैयारी कर रहे हैं, जैसा डॉक्टर वली कह रहे हैं, लेकिन अगर ये तीसरी लहर आती है तो ये कितनी भयानक होगी, कब तक आएगी? हमने देखा कि 1 साल के बाद दूसरी लहर आई, और दूसरी लहर ने क्या अभी किया है वो हम सब देख रहे हैं। हमारा सिस्टम कैसे चरमरा गया है वो हम सब देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की हालत है, इस तरह की हालत को समेटने के लिए, संभालने के लिए सिस्टम कतई तैयार नहीं था, और इस पर कोई तैयारी थी भी तो सब कुछ फेल हो गया है। ये कब तक लहर आएगी और कितना सीवियर होगा ये? विद्यानाथ जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं मतलब दुख के साथ पत्रकारिता जगत और हमारे एक दोस्त रोहित सरदाना जी नहीं रहे, और मतलब मुझे पता चला और मैं सच में बहुत दुखी हूँ। मतलब एकदम घर जैसा रिश्ता था। आई एम वेरी सैड। और उसके बाद मैं पहली बार मतलब बैठ रहा हूँ अभी। मेरे को जो आपका सवाल है, देखिए आज से करीब 4 महीने से 6 महीने के बाद तीसरी लहर आएगी, और अगर इस लहर में जो अभी सेकेंड वेव चल रही है, इस लहर में जितनी भी हिंदुस्तान की पॉपुलेशन है, अगर उसका मेजर पोर्शन इन्वॉल्व हो गया, यानी कि मेजर पोर्शन को कोरोना सिम्टोमेटिक एसिम्टोमेटिक जो भी है छू करके चला गया, और इसकी पॉपुलेशन का नंबर अगर हमारा करीब 75 करोड़ से ऊपर का हो जाता है, तो जो हमारी थर्ड वेव आएगी वो इस वेव से छोटी होगी। लेकिन अगर वो वेव अभी जो इन्फेक्शन है, क्लिनिकल सब क्लिनिकल मिला करके, अगर ये नंबर कम रहता है,
तो तीसरी वेव ज्यादा होगी। ये बेसिक साइंस है इसकी। जी, अभी हमें करना क्या चाहिए, मैं सिलसिलेवार ढंग से बताना चाहता हूं। अभी की प्रॉब्लम के लिए सबसे पहले सब जगह जहां पे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं वहां पे लॉकडाउन लगाना चाहिए। कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये एग्जाम्पल हमने अमेरिका में देखा, यूके में, लंदन में अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। अभी अनलॉक 1 की फेज शुरू हुई है, जबकि वहां 4 महीने 2 हफ्ते का लॉकडाउन लग चुका है। इस 4 महीने 2 हफ्ते में उन्होंने पूरे यूके की पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है और तब वो खोल रहे हैं। और अभी भी उनका वैक्सीनेशन करीब करीब 50% के आसपास हुआ है। 4 दिन पहले तक इजराइल ने वैक्सीनेट किया था लगभग 62% पॉपुलेशन, लेकिन 62% पॉपुलेशन के वैक्सीनेट होने पर भी वहां के लोग बिना मास्क के चलने के लिए अलाउ हो गए हैं। तो आज के लिए आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं, लॉकडाउन अत्यंत आवश्यक है, बिना उसके हम नहीं रोक पाए। इस लॉकडाउन बिल्कुल कोरोना, वहां पे आपको मेडिकल फैसिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, वैक्सीनेशन, इन सारी चीजों को डेवलप करना चाहिए। अगले 4 महीने तक अपनी इकोनॉमी को बैक गियर डालना चाहिए और अपनी लाइफ को बचाने की जद्दोजहद शुरू करनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड फेज के पहले जहां जहां ये वेव आ रही है, जैसे महाराष्ट्र हुआ, यूपी हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, दिल्ली हुआ, राजस्थान हुआ, सब जगह हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर्टिकुलर वेव से जो हम सीख रहे हैं, जिस चीज की कमी लग रही, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को कंप्लीट करना चाहिए। और उसके बाद धीरे धीरे अगर हम पूरी पॉपुलेशन को लगभग 60 से 70% पॉपुलेशन को जब हम वैक्सीनेट कर देंगे, तभी हम इस आगे आने वाली तीसरी लहर को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं रह गया है। ये मेरी बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है, हर जगह ऐसा ही हुआ है। तो जिन लोगों के दिमाग में इस तरह का था कि हिंदुस्तान का इम्यूनिटी ज्यादा बेहतर है, हमको भी डाउट था, वो गलत है, प्रूव हो चुका है। तो हमें इम्यूनिटी और सेल्फ इम्यूनिटी और हर्ड इम्यूनिटी को भूल करके सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन पे रिलाई करना चाहिए। और इंटरनेशनल जितनी भी वैक्सीन है, सबका मार्केट इंडिया के लिए खोल देना चाहिए। उसके प्राइस और रेट की पॉलिटिक्स में न जाते हुए ये पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कोई कौन सी महंगी सस्ती जो भी मिलती है लगाना चाहता है या नहीं। क्योंकि आज की कंडीशन में अगर हम किसी भी हॉस्पिटल में जा रहे हैं, तो सरकारी हॉस्पिटल में भी अगर हम जा रहे हैं तो रोज का खर्चा कम से कम 10 से 15 हजार रुपए लग रहा है, और प्राइवेट हॉस्पिटल में 50 से 70 हजार लग रहा। तो अभी 20 हजार रुपए का ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं लोग। 25 हजार रुपए में, 20 हजार रुपए में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद रहे हैं, और उसको रिफिल कराने के लिए जो जद्दोजहद चल रही है वो पूरा देश देख रहा है। सर कौशल कांत जी, मैं आपके पास लौट कर आता हूं। अभी बयान आए हैं, राजेश टोपे हैं महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने कहा है कि जुलाई अगस्त में तीसरी लहर आ सकती है। आपको सुनवाते हैं राजेश टोपे ने क्या कहा है। की तीसरी वेव जी कदाचित एपिडेमियोलॉजिस्टच्या अनुषंगाने जुलै ऑगस्टमध्ये अपेक्षित आहे, त्याच्या अगोदर आपण सर्वच पद्धतीनं आपण परिपूर्ण असलो पाहिजे ऑक्सिजनमध्ये। ऑक्सिजन नाही हे तिसऱ्या वेवच्या अगोदर अजिबात ऐकून घेतलं जाणार नाही, असा इशारा खऱ्या अर्थाने माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा या बैठकीत दिलेला आहे। मग त्यामध्ये आपण स्वयंपूर्ण आपण असलो पाहिजे। प्रत्येक तालुक्यामध्ये स्वतःचा ऑक्सिजन जनरेटर प्लांट असला पाहिजे। लिक्विड ऑक्सिजन असेल तर लिक्विड ऑक्सिजनचं स्टोरेज टँक असला पाहिजे। मोठ्या संख्येने ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर असले पाहिजे। ऑक्सिजनसाठी आज जी धावपळ आहे ती असता कामा नये। तो महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, वो बता रहे हैं कि तैयारी हम कैसे कर रहे हैं और आने वाले वेव से निपटने की तैयारी जिस तरीके से हो रही है उसके बारे में वो जानकारी दे रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात वो कह गए कि जो थर्ड वेव है वो आएगी, ऐसा वो कह रहे हैं। डॉक्टर स्वाति, तीसरे वेव के आने की इंतजार में हम लोग बैठे तो नहीं रह सकते। तैयारियां जो हम कर सकते हैं या हमारा सिस्टम कर सकता है, हमारी सरकारें कर सकती हैं, वो तो करेंगी। लेकिन एक आम आदमी को, एक आम व्यक्ति को इस बीमारी से लड़ने के लिए खुद को कैसे तैयार करना चाहिए?
देखिए, सबसे पहली बात है कि हम सबसे ज़्यादा परेशानी जो देख रहे हैं वो ये है कि लोगों में लापरवाही आ जाती है। चाहे वो पहली वेव की बात देखें और चाहे अब आप दूसरी वेव के बाद भी देखेंगे। क्योंकि कितने भी बुरे वक़्त से आप गुज़रे और क्या-क्या भी क्यों ना हो जाए, तब भी जब भी जैसे ही हमारे केसेज़ डिक्लाइन होने शुरू होंगे, जैसे ही मामले कम होने शुरू होंगे, आप देखेंगे लोगों के अंदर धीरे-धीरे फिर से लापरवाहियाँ आनी शुरू हो जाएँगी। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसकी अहमियत को समझना कि आज अगर हम ये इस मंजर से गुजर रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, बेड्स नहीं है, लोगों को दवाइयाँ नहीं और हम अपने परिजनों को खो रहे हैं, अपने मित्रों को खो रहे हैं, अपने लोगों को खो रहे हैं, तो अगर आज भी हमें ये बात नहीं समझ आ रही है कि यही एक तरीका है, मास्किंग, सोशल डिस्टेंसिंग, दूर रहना, अगर यही एक तरीका है जिससे कि हम सुरक्षित रह सकते हैं और अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, तो फिर ये बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी लेकर आएगा और स्वाति जी, अभी भी दूसरी वेव से निकलने एक सवाल के लिए मैं भी आपसे हमें पूछ लेता हूं, हम जैसे लोग क्या करें जिनको देखिए काम करना भी जरूरी है, खबर दिखाना भी जरूरी है, या फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जहां पर अगर लोग जाएं नहीं, काम नहीं करें तो पूरा देश रुक सकता है। तो फिर ऐसे लोग क्या करें? ऐसे लोग थर्ड वेव की तैयारी कैसे करें? ऐसे लोग सेकंड वेव से निपटने के लिए कैसे तैयार रहें? देखिए, चाहे हमें बाहर भी निकलना पड़ रहा है विद्यानाथ जी, तो भी हम मास्क लगाकर निकल सकते हैं। लोग अभी भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं मास्क झूल रहे हैं, साइड से लीकिंग हो रही है, कोई फ़िक्र नहीं है कि नाक के नीचे मास्क है। तो पहली बात तो ये है कि मास्क हम सभी के लिए इस वक़्त ऐसा हथियार है जो हमारे पास हमेशा होना चाहिए, पॉकेट में नहीं होना चाहिए, मुँह पे लगा होना चाहिए हमारे जब हम बाहर हैं। दूसरी बात ये है कि हमें अभी भी हाइजीन का ध्यान रखना है, अपने हाथों को धोने का ध्यान रखना है। हमें ये याद रखना है कि वायरस आँख, नाक और मुंह से ही अंदर घुसता है। तो अगर हम अपने हाथों को इन जगह पर लगाने से बचेंगे, तो हम संक्रमण की संख्या को कम करेंगे, वायरल लोड को हम कम करेंगे। तीसरी बात ये है कि हम सभी को अपने लाइफस्टाइल के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है इस वक़्त। हमें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की, हमें स्मोकिंग और अल्कोहल जैसी चीज़ों से दूर रहने की, हमें जो है अपनी अच्छी नींद की, अच्छी एक्सरसाइज की, इन सब चीज़ों को लाइफ में लाने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अक्सर यही होता है कि इन चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान नहीं होता। जब तक कि मुसीबत सर पर आकर खड़ी नहीं हो जाती, हम इन चीज़ों को कभी सीरियसली नहीं लेते। तो ये चीज़ों को भी सीरियसली लेना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है कि अभी भी हमें क्राउडिंग से बचना है। हमें भी अभी भी जो है, आप जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ आप जा रहे हैं, आपको देखना ज़रूरी है कि वहाँ वेंटिलेशन अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी जो हम संक्रमण ज़्यादा फैलते देख रहे हैं, वो एरोज़ोल्स के द्वारा, जहाँ भी क्राउड गैदरिंग हो रही है, जहाँ भी सेंट्रल एयर कंडीशन्ड है, वहाँ संक्रमण जो है फैल रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ भी इंस्टीट्यूशंस को और जो भी ऐसे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ध्यान देने की भी ज़रूरत है कि जो उनका स्टाफ है, जो उनके लोग हैं, जो वहाँ काम कर रहे हैं, वो भी सुरक्षित रहें। तो इसलिए उनको भी ऐसे कदम उठाने ज़रूरी है कि उनके जो बिल्डिंग्स हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा हो, वहाँ जो सारे क्लीनिंग के प्रोस्पेक्ट्स हैं हमारे, वो सब फॉलो किए जा रहे हो। क्योंकि देखिए, अभी तो हम ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में सरकार को और लोगों को इस चीज़ के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है कि हमारे पास डॉक्टर्स और हेल्थ के पैरामेडिकल स्टाफ की भी कमी होने वाली है और ऑलरेडी हम इस पेंडेमिक में इस चीज से जूझ रहे हैं। तो आने वाली प्लानिंग जो है हमारी, वो भी काफी बड़ी और व्यापक होने की जरूरत है और उसके कई फीचर्स होने की। ये नहीं कि आज हमने ऑक्सीजन की कमी सेकेंड वेव में देखी तो थर्ड वेव में हम केवल ऑक्सीजन की तैयारी करके बैठे हुए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके पैरेलली चल रही हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना जरूरी है, वरना नेक्स्ट वेव में वो हमारे लिए घातक हो जाएंगी। जी डॉक्टर एम वली, एक बात तो आपने ये कही कि वैक्सीन को लेकर तैयारी चल रही है, दूसरी बात अब ये है कि क्या आने वाले वेब जिसकी चर्चा कर रहे थे अभी महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री, अगर ये लहर इतनी जल्दी आने वाली है तो फिर इस लहर से कैसे निपटा जाएगा? इतनी जल्दी तो हम वैक्सीनेशन नहीं करा पाएंगे अपनी पूरी जनसंख्या का, अपने देश भर की जनता का, तो फिर इस लहर से बचने का क्या उपाय है? और ये अगर आपको संक्रमित करता है तो क्या ये जानलेवा होगा? जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास चारों तरफ से खबरें आ रही हैं कि इसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई, और 2-4 दिन में ही ये कोरोना किसी की जान ले रहा है। जी, आप ठीक कह रहे हैं। ये कोरोना जैसे ये म्यूटेट किया है, ये ज्यादा घातक हो गया है और इसने यंगस्टर्स को इन्वॉल्व करना शुरू कर दिया है। आज सुबह से मेरे पास जितने लोगों के फोन आए, मैंने गौर से देखा तो सब 23 से 40 साल के लोग थे, यंगस्टर्स थे। उनको मैंने वीडियो कॉल्स भी करके देखा। मैंने अपनी वाइफ को भी दिखा कि देखो इस तरह से यंग बच्चे बिस्तर पे ऑक्सीजन लगा के पड़े हुए हैं, ये क्या हो रहा है। छोटे बच्चे भी इसमें जा रहे हैं।
वो उनकी डायग्नोसिस भी मुश्किल से हो पा रही है और ये एक ऐसा भयावह स्थिति पैदा हो गई है। तो मुझको इस बात का अंदेशा है, जिसकी वजह से मैंने सुपर वैक्सीन की बात की, कि आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस म्यूटेट करता करता इतना भयावह ना हो जाए कि ये संक्रमण और ज्यादा बढ़ जाए नंबर्स में। लेकिन एक बात इसके साथ साथ मुझे अच्छी इस बात की भी उम्मीद है कि इसमें शायद मैं कह रहा हूँ डबल शायद के मौतें इतनी ज्यादा ना हो, कम हो जाएं, थोड़ी सी कम हो जाएं। ठीक है सर, तो आप बने रहिए। कौशलकांत मिश्रा भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर स्वाति भी हमारे साथ हैं। सर, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। कुछ और सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है, क्योंकि अब डर इस बात से तो है ही कि अभी जो परिस्थिति है, डर इस बात को लेकर भी है कि आने वाले दिन भी क्या और बुरे होने वाले हैं। डॉक्टर कौशलकांत मिश्रा हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। कौशल जी, क्या अभी जो थर्ड वेव की हम बात कर रहे हैं ये जानलेवा नहीं होगा, और अगर होगा भी तो इतनी बड़ी संख्या में, जितनी बड़ी संख्या में हम दूसरे दौर में अभी देख रहे हैं कि लोगों की मौत हो रही है, इतनी मौतें नहीं होंगी? 100% श्योरिटी से कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से सेकेंड वेव में इतने सारे लोगों की जान जा रही है, मुझे लग रहा है कि थर्ड वेव इससे ज्यादा खतरनाक होगी और ज्यादा लोगों की जान लेगी। तो हम सबको मिलकर के उस थर्ड वेव से लड़ने की तैयारी करनी चाहिए। अपने इकोनॉमिस्ट को बुला करके देश की सरकार को, जब ये मालूम है कि लॉकडाउन लगे और इकोनॉमी डाउन होगी, तो उस डाउन इकोनॉमी को अप करने के लिए प्लानिंग अभी से शुरू करनी चाहिए। मैं एज ए डॉक्टर गरीबी और जिंदगी में गरीबी चुनना पसंद करूंगा, मरना पसंद नहीं करूंगा। नहीं मैं चाहूंगा कि मेरे मरीज, मेरे देशवासी बीमारी से मरे, वो गरीब हो जाएं। गरीब आदमी अमीर हो सकता है पर मरा आदमी जिंदा नहीं आ सकता। इसलिए मैं देश की सरकार से चाहूंगा कि इकोनॉमी को सबसे पहले तो जरूरी है कि आप जिंदा रहें। आप जिंदा रहेंगे, उसके बाद ही कुछ कर पाएंगे, उसके बाद ही रोजी रोटी कमा पाएंगे, उसके बाद ही जीवन जीने की व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन आप जिंदा ही नहीं रहेंगे तो फिर कोई चीज बचती ही नहीं है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें फौरन अभी रुकना पड़ रहा है, फौरन वापस लौटेंगे। अब बन रहिएगा हमारे साथ।